पहली बार मैं स्टूडियो के बाहर आउटडोर में कोई शूट कर रहा हूँ। हालांकि शूट करने का मुझे कोई इच्छा नहीं था। मैं अभी मैसूर में हूँ, मेरा दोनों बेटे यहाँ पे पढ़ता है, तो छुट्टी में उन लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए आया हूँ। आप लोग पीछे वृंदावन गार्डन देख सकते हो। इसी के पीछे करोड़ों लीटर जल रखा हुआ है और इसी कावेरी का डैम का जल को लेके कभी कभी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच तलवार खींच जाता है। खैर, मैं आज आप लोगों को वृंदावन गार्डन का सैर कराने के लिए नहीं आया हूँ। इन बीच परिस्थिति कुछ ऐसा बदला है कि आज मैं मजबूरन ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ। परिस्थिति क्या बदली? परिस्थिति आप लोगों को याद होगा, करीब 2-2.5 महीना पहले मैं चित्रा रामाकृष्णन को लेके एक एपिसोड आप लोगों को दिए थे, जिसमें कैसे क्या फ्रॉड हुआ था ये सब के ऊपर थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी मैंने देने का कोशिश किया। लेकिन क्योंकि केस सीबीआई के हाथ में चले गए हैं और तरह तरह का इंफॉर्मेशन सीबीआई के बीच में से मार्केट में आ रहा है, अलग अलग न्यूज एजेंसी भी इसका असली जड़ को ढूंढने का कोशिश कर रहा है, तो पब्लिक डोमेन में जितना सारा इंफॉर्मेशन आज की तारीख में स्कैटर्ड वे में अवेलेबल है, उसी को मैं एक जगह पे लाके एक सुंदर कहानी के माध्यम से आप लोगों को आज समझाने का कोशिश करूँगा। मैं समझता हूँ मैं आज आप लोगों के साथ जो इंफॉर्मेशन साझा कर रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ, वो सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप लोग चाहो तो नेट में टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके सुब्रमण्यम स्वामी जी का वेबसाइट, सारा जगह पे आप लोग अगर थोड़ा मेहनत करके ढूंढोगे तो ये सारा इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड वे में आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन मैं ये सारा इंफॉर्मेशन को एक जगह पे आके लाके मैं एक कहानी के रूप दिया हूँ। मतलब मेरे हिसाब से, इतना साल का अनुभव के हिसाब से एक्चुअली क्या हुआ था और घटना प्रभाव किस तरह से आगे बढ़ा, उसको लेके मैं कुछ सोच विचार किया हूँ और वही चीज़ आज आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, अर्ली 2000 मार्केट में पॉलिटिकल लोग किस तरीके से एक्टिव रहते हैं। देखिए, हम लोग सब जानते हैं भारत का पॉलिटिक्स बहुत करप्टेड है। यहाँ पे पॉलिटिशियन लोग अलग अलग कानूनी गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाते हैं और उन लोगों का पैसा जब यूपीए रीजन में इस मार्केट में आता था तो किस तरीके से उसको लाया जाता था। उस वक्त होता ये कि जितना ब्लैक मनी था उसको हावला के माध्यम से मिडिल ईस्ट में, दुबई में भेज दिया जाता था। वहाँ पे जेपी मॉर्गन हो या इस तरह का बहुत सारा एफआईआई हो, उन लोगों को वो पैसा हैंडओवर दिया जाता और वे लोग उस पैसे के बदले में प्रॉमिसरी नोट इशू करते। ये प्रॉमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिस शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। मतलब आप या कोई व्यक्ति मुझे कोई पैसा दे, मैं उसके अगेंस्ट में उसको एक बिल इशू कर देता हूँ। लेकिन इस बिल में एक बहुत बड़ा झोल मतलब मुझे प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं, ये जान बूझ के ये प्रॉब्लम उसमें रखा गया था कि जिसके नाम पे वो इशू किया जा रहा है उसका वहाँ पे कोई नाम नहीं रहता था। मतलब नाम का कोई कॉलम ही नहीं रहता। तो वो कागज मेरे लिए वो अमाउंट के समान, मैं वो कागज अपना ब्रीफकेस हो या किसी भी बैग में लेके मैं दोबारा इंडिया आ जाता था। मतलब मेरे पास वही सम परिमाण रकम है। तो वही अमाउंट जो मैं दुबई में इन लोगों को दिया था, वही रकम उधर से घूम के मॉरिशस के रास्ते दोबारा भारत में आता। और आप लोग को याद होगा, खास करके बुजुर्ग मार्केट का व्यक्ति लोग, कि यूपीए रीजन में मॉरिशस से भारत में एफआईआई फंड लोग को लेके बहुत ही बड़ा हड़कंप होता था।
कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब विषय में हम लोग उतना खास सोच विचार करते नहीं। तो ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन या उनका फैमिली मेंबर ये सब चीज के अंदर इन्वॉल्व रहता था। इसी बीच 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आया, 2004 से 2008 तक यूपीए गवर्नमेंट का फिनेंस मिनिस्टर का नाम था पी चिदम्बरम। तो पी चिदम्बरम साहब मार्केट में तरह तरह के इंफॉर्मेशन पांच करते थे। कैसे? मान लीजिए आज वो आके एक ड्यूरिंग द मार्केट पीरियड आके एक इंफॉर्मेशन मार्केट में दे रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि विदेश से, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग मतलब गवर्नमेंट सोच रहा है कि हम लोग विदेश से 2 लाख टन या 20 लाख टन चीनी आयात करें। तो चीनी का सप्लाई अगर इंडिया में आएगा तो स्वाभाविक रूप से सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसके चलते मार्केट में चीनी का कीमत गिरने का संभावना आ जाता है। तो स्वाभाविक रूप से चीनी शेयर में कुछ ना कुछ एक मूवमेंट होगा, चाहे वो बढ़ सकता है या घट सकता है। ये अलग अलग शेयर में अलग अलग कंपनी का अलग अलग नेचर के हिसाब से हो सकता है। तो यही इंफॉर्मेशन जब ड्यूरिंग द मार्केट आवर आ रहा है तो हम लोग तर्क के खातिर मान लेते हैं कि चीनी का शेयर गिर रहा है। तो इसी गिरने का माहौल में 10% कहीं 15% गिर गया। इसी माहौल में चिदम्बरम साहब का बेटा कार्तिक चिदम्बरम, मान लीजिए ये यहाँ पे धामपुर शुगर हो सकता है, बलरामपुर चीनी हो सकता है, ये सब शेयर में अपना पोजीशन क्रिएट करता है, मतलब लेता है 10% 15% प्राइस डाउन। और नेक्स्ट दिन हुआ ये होता है ये कि सुबह 11 बजे, अगले दिन भी मार्केट में सुबह 11 बजे या 12 बजे वही चिदम्बरम साहब दोबारा एक प्रेस मीट करते हैं और प्रेस मीट के माध्यम से मार्केट को ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम लोग कल सोचे थे कि चीनी आयात किया जाएगा, लेकिन कैबिनेट में हम लोग ये डिसीजन लिए कि फिलहाल के लिए हम लोग चीनी आयात को टल रहा है, इसको लेकर और डिटेल डिस्कशन होना आवश्यक है। अर्थात हम लोग फिलहाल के लिए चीनी आयात नहीं करेंगे। तो होता ये था, जो शेयर कल 10% 15% नीचे था वो दोबारा बढ़ के पुराना जगह पे आ जाता। और जो कार्तिक चिदम्बरम जो कल लाखों शेयर का पोजीशन क्रिएट किया था वो मार्क बेच देते, मतलब एक दिन का फायदा हो गया 10% या 15%। तो रसूखदार बाप होने का तो यही फायदा है कि बेटा तो इस तरह का फायदा लेगा ही। तो इस तरह का चीज चल रहा था, बार बार घट रहा था। बुजुर्ग लोग शायद याद कर पाओगे कि अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी इस तरह का चीज होता था। उस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे राम नायक जी, वो ऑयल कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट ये सब लेके इस तरह का इंफॉर्मेशन देते थे और शेयर का प्राइस बढ़ता था गिरता था। इस तरह का घटना उस वक्त भी होता था। ये ठीक चीज नहीं है, मैं उस बिंदु पे नहीं आ रहा हूँ। तो इस तरह का चीज जब चिदम्बरम साहब नियमित रूप से करते रहते थे तो बेवकूफ तो दुनिया तो है नहीं। मंत्रिपरिषद में मनमोहन सिंह जी का मंत्रिपरिषद में बहुत जन ये समझ सकता था और कैबिनेट का मीटिंग में ये सब बिंदु बार बार उठता रहता था। और होता ये था कि एक समय में मतलब 2008 में आके चिदम्बरम जी को फिनांस मिनिस्ट्री से हटा के उनको होम मिनिस्ट्री में तबादला कर दिया जाता और फिनांस मिनिस्टर बनाया जाता है अपना प्रणब मुखर्जी। यहाँ तक चीज ठीक ठाक। कहानी यहाँ से रोचकदार होने जा रही है। कैसे? 2008 ये एक अद्भुत साल है। यहाँ पे जिस तरह से प्रणब मुखर्जी फिनांस मिनिस्टर होते हैं, चिदम्बरम जी होम मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, यही साल बहुत सारा घटना होता है। जो घटना आज के तारीख में ये पूरा स्टोरी का एक एक कड़ी है। आप लोग ये समझ सकते हो कि मैं वो महाभारत में मैं समय हूँ, मैं समय जैसे पूरा कहानी बताते थे, मैं आज आप लोगों को वही कहानी एक सुंदर प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे? 2008 का नवंबर दिसंबर में सेबी एल्गो ट्रेडिंग या सिस्टम ट्रेडिंग को कानूनी दर्जा देते हैं पार्शियल। अर्थात एल्गो ट्रेडिंग हो या सिस्टम ट्रेडिंग हो, जिसको हाई स्पीड ट्रेडिंग कहा जाता है कहीं कहीं,
ये हाई स्पीड ट्रेडिंग होता है, हर एक सेकेंड में एनएससी का सर्वर में 30 ट्रेड आज के तारीख में हिट होता है। उस वक्त इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर एनएससी का था नहीं। अगर कहीं पे भी एनएससी का सर्वर में ट्रैक किया गया कि फलाना ब्रोकर के वहाँ से हाई स्पीड में सौदा आ रहा है, तो उसके ऊपर पेनल्टी या इस तरह का चीज होता था। सॉफ्टवेयर तो तैयार हो ही चुका था उस वक्त तक, लेकिन कानूनी दर्जा नहीं था। तो सेबी 2008 का एंड में ये एल्गो ट्रेडिंग हो या हाई स्पीड ट्रेडिंग को पार्शियली लीगलाइज दर्जा देते हैं, कानूनी दर्जा देता है, कुछ शर्त के साथ। क्या शर्त था कि आप 15 से ज़्यादा पर सेकेंड में ट्रेड नहीं दे सकते हो, आपका बैलेंस शीट या ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस, ये सारा चीज बिंदु वहाँ पे इन्वॉल्व था। वो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है 2008 का एंड में सेबी ने ये दर्जा दे दिया, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, 2009 का 22 जनवरी एनएससी में एक टेक्नोलॉजिकल ड्रास्टिक चेंज आया। टेक्नोलॉजिकल ड्रास्टिक चेंज मतलब एनएससी उसके पहले तक आइकॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता था। एनएससी यहाँ पे 22 जनवरी 2009 में एनएससी अपना टेक्नोलॉजी बदल के टैप टेक्नोलॉजी में आ गया। टैप मतलब ट्रेडर एक्सेस पॉइंट। 22 जनवरी एनएससी टैप टेक्नोलॉजी हो ही सकता है, ऑर्गेनाइजेशन अपना टेक्नोलॉजी बदल कर सकता है, इसके लिए कहीं पे कोई पाबंदी नहीं है। और ये 2009 में दिसंबर महीने में एनएससी घोषणा करता है कि हम लोग कोलोकेशन ऑफ सर्वर लाने जा रहे हैं। इच्छुक ब्रोकर लोग हम लोगों के साथ इच्छुक है। मतलब एनएससी का सर्वर जहाँ पे रखा हुआ है उसी के बाजू में कोई भी ब्रोकर अपना सर्वर चाहे तो रख सकते हैं। इसके लिए सर्टेन फीस वगैरह लिया जाएगा। और 2010 का जनवरी में ये कोलोकेशन ऑफ सर्वर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाता है। अच्छी बात है। उस वक्त एनएससी का जो सीईओ थे वो थे रवि नारायण। यही भाई साहब 1994 जब एनएससी फॉर्म हुए थे, उस वहाँ से लेके अभी तक एनएससी का सीईओ पद में वही व्यक्ति बने हुए। तो और उनका डेप्यूटी का नाम था चित्रा रामाकृष्ण। मतलब टॉप बॉस थे रवि नारायण और डेप्यूटी का नाम था चित्रा रामाकृष्ण। ये दोनों थे। मजेदार बात यह है कि एक इतना बड़ा टेक्निक एनएससी में इम्प्लीमेंट हो रहा है, कोलोकेशन ऑफ सर्वर, लेकिन कोलोकेशन ऑफ सर्वर जिस तरीके से एनएससी में इम्प्लीमेंट हुआ उसमें खामियां था। कैसे? तो मैं चीज को थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आज के तारीख में हम लोग मान लीजिए ब्राउजर में गूगल में कुछ चीज सर्च करते हैं। मैं जब भी गूगल में कुछ एक चीज सर्च करता हूँ, मान लीजिए मैं सर्च कर रहा हूँ वृंदावन गार्डन का हिस्ट्री, तो मैं जैसे ही ब्राउजर में लिखा गूगल में वृंदावन हिस्ट्री ऑफ वृंदावन गार्डन, तो ये क्वेरी गूगल का सर्वर में कैसे बिहेव करता है। जैसे ये क्वेरी गूगल का सर्वर में जाता है, गूगल का सर्वर में सबसे पहले एक द्वारपाल, मतलब आप कह सकते हो गेटकीपर जैसा कोई एक व्यक्ति है, जिसको हम लोग कहते हैं लोड बैलेंसर। ये व्यक्ति उस क्वेरी को जैसे उसके पास मिला, वो देखेगा कि उसके पीछे मान लीजिए 50 सर्वर है। सर्वर मतलब जो सर्व करता है, मतलब खाना परोसता है। 50 सर्वर पीछे खड़ा है, कौन सा सर्वर में लोड सबसे कम है, ये क्वेरी उसी सर्वर को ये दे देगा। चलो भाई, तुम इसका क्वेरी का आंसर करो, इसका सवाल का आंसर तुम दो। इससे होता ये है कि गूगल का जो पीछे का जो बैकबोन है उसके ऊपर लोड नहीं पड़ता, या इस तरह से कहे हर सर्वर अपना इक्वल लोड लेके काम करता है। तो एनएससी में कोलोकेशन ऑफ सर्वर जब लाया गया, एनएससी में कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर होना चाहिए था। मतलब लोग वहाँ पे घुसेगा तो एनएससी का सर्वर, देखिए मेन सर्वर में कभी कोई पहुँच नहीं सकता। मेन सर्वर के सामने 8, 10, 20, 50 अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्या क्लोन सर्वर रहते हैं, और इसी के सामने क्लोन 10 अगर सर्वर रहा, उसी के सामने एक इस तरह का द्वारपाल या गेटकीपर रहता है, जिसको लोड बैलेंसर कहते हैं। कंप्यूटर साइंस में इसको एनएलबी कहा जाता है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। अब वो
इस सर्वर में कि कौन सा क्लोन सर्वर में इसको डालेगा, ये इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर में ये डिसीजन लेगा, मतलब ये ऑटोनॉमी में चलता है। लेकिन उस वक्त मतलब 2010 में इस तरह का कोई NLP सर्वर वहाँ पे रखा नहीं। सब जानते थे, कौन सब जानते थे, मतलब रवि नारायण जी, मतलब चित्रा रामाकृष्णन जी, सब ये सब चीज जानते। और ये जानते हुए ये लोग यहाँ पे अपना गेम स्टार्ट किए। कैसे गेम स्टार्ट किए, देखिए मजेदार बात ये है, ये लोग इस तरह से गेम किए, इन लोगों का, क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति या व्यक्तित्व NSE का शुरुआती से अभी तक काम कर रहे हैं, मतलब अभी तक मतलब 2010 तक। तो NSE का एकदम शुरुआती ब्रोकर, फाउंडर, मेंबर ब्रोकर, सबके साथ इनका जान पहचान है। इन्हीं में से एक ब्रोकिंग फर्म था OPG सिक्योरिटीज। OPG सिक्योरिटीज का 3 डायरेक्टर थे, संजय गुप्ता, संगीता गुप्ता और ओम प्रकाश गुप्ता। इस ओम प्रकाश गुप्ता जी के नाम पे ही OPG होता है। तो ये ओम प्रकाश गुप्ता जी के साथ रवि नारायण जी का मित्रता बहुत गहरा था। तो इन लोगों ने क्या किया, मिलके एक गेम बना, एक गेम डिजाइन किया। कैसे कि इनका सर्वर का तार डायरेक्ट NSE का सर्वर के साथ जोड़ दिया जाए, मतलब पूरा बाजार, पूरा गांव जब रेट देखेगा उससे 15-20 सेकेंड पहले ओम प्रकाश जी अपना रेट ले लेगा और उस रेट को देखते हुए अपना फायदा भी ले लेगा। मजेदार बात। और यहाँ पे एक सुंदर सा गेम ये लोग शुरू कर चुके थे 2010 का शुरुआती समय। चलो अच्छा है। यहाँ पे कहानी धीरे धीरे और रोचक बनी। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम था, इस व्यक्ति का नाम था सुप्रभात लाला। कौन है ये सुप्रभात लाला? ये सुप्रभात लाला जो है, ये है NSE ट्रेडिंग सिस्टम का, मतलब सर्वर रूम का ये प्रभारी व्यक्ति। मतलब इसी व्यक्ति भाई साहब जो है, यही तार लगाने का काम इसी के ऊपर नियोजित था। अब यहाँ पे ये सुप्रभात लाला, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, थोड़ा दिमाग में रखिए। अब कहानी को यहाँ पे थोड़ा विराम देके दूसरे तरफ का कहानी को थोड़ा आगे ले आए। अब चिदम्बरम साहब तो चले गए होम मिनिस्ट्री में, बेटे ने कुछ ज्यादा कर लिया था, लेकिन फिनांस मिनिस्ट्री में चिदम्बरम साहब का सिस्टम अभी तक बरकरार। अर्थात जैसे वो मिशन कश्मीर फाइल में जैसे बोल रहा था ना, सरकार अभी इनका ही हो सकता है लेकिन सिस्टम तो हमारा है। तो कुछ हद तक बात ये ऐसे। उस वक्त फिनांस मिनिस्ट्री में जो फिनांस सेक्रेटरी कैपिटल मार्केट थे, उसका नाम था KP कृष्णन। ये भाई साहब चिदम्बरम जी का बहुत ही खास व्यक्ति। चलो अच्छा है, हालांकि कुर्सी में अभी प्रणब मुखर्जी बैठा है, लेकिन चिदम्बरम जी का व्यक्ति लोग मिनिस्ट्री में मतलब छाए हुए हैं, इसको इस तरह से। चलो अच्छा बात है। यहाँ पे और एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है अजय शाह, अजय नरोत्तम शाह। कौन है ये अजय नरोत्तम शाह? ये भाई साहब CMI का डायरेक्टर। ये CMI कौन है? मार्केट का पुराना लोग समझ सकते हो। हम लोग जब शुरुआती दिन में फंडामेंटल एनालिसिस करते थे तो हम लोग CMI का प्रावस नाम का सॉफ्टवेयर यूज करते थे। ये CMI का ही डायरेक्टर थे ये अजय शाह, जो चिदम्बरम जी का भी खास व्यक्ति। और मजेदार बात ये है, ये अजय शाह और सुप्रभात लाला दोनों सारू भाई हैं। अर्थात अजय शाह का पत्नी सुजन थॉमस और अपना ये सुप्रभात लाला जी का जो पत्नी है सुनीता थॉमस, तो एकदम सगे बहन। तो बात ऐसा, कहानी इस तरह का हो सकता है कि किसी एक दिन, कोई छुट्टी के दिन, दोनों सारू भाई मिल बैठे थे और मतलब एक वो होता था ना, खूब जमेंगे दो रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप मैं और बैक भाई पर। तो दोनों सारू भाई बैठे ये कहानी को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे रवि नारायण जी और उनका डेपुटी चित्रा रामाकृष्णन NSE का भीतर में बैठ के NSE का सिस्टम का फ्लॉस का फायदा उठा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने ये बात उन लोगों में हुआ तो अजय शाह का दिमाग
घूमते। ये अजय शाह के साथ चिदम्बरम जी का बहुत ही गहरा रिश्ता है। रिश्ते का गहराई ऐसा है कि ये अजय शाह को रिसर्च ग्रांट नियमित रूप से चिदम्बरम जी कुर्सी में रहते हुए अनाप शनाप रिसर्च ग्रांट मुहैया कराते थे। क्या काम में आता था वो अलग बात है, लेकिन उस तरह से एक बहुत ही मतलब जिगरी यारी। तो इमीडिएटली अजय शाह जी ये चीज अपना पी चिदम्बरम जी को बताते हैं कि इस तरह का एक चीज चल रहा है और इस चीज का हम लोग भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो जैसे ये चीज उनके सामने आ गया तो चिदम्बरम जी क्या किया, फिनेंस मिनिस्ट्री में जो अपना नेटवर्क तब भी उनका था, मतलब के.पी. कृष्णन, उनको एक्टिवेट किया। क्योंकि एनएससी हो, बीएससी हो, चाहे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज हो, उनका टॉप को आखिरकार रिपोर्ट ये के.पी. कृष्णन जी को ही करना पड़ता है। सब मिल जा रहा है, एक के बाद एक कड़ी जोड़ रहा है और ऐसे जोड़ रहा है जैसे वो मालामाल वीकली में था ना, एंथोनी को लॉटरी मिला था और एंथोनी मर गया था। जिसको ये पता चल रहा था वो हर एक व्यक्ति एंथोनी का लॉटरी का प्राइज मनी में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं और यहाँ पे भी वही हो रहा है। और ये लोग मिल के एक गेम शुरू कर दिए। कैसे? इन्फोटेक फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक कंपनी तैयार होता है दोनों बहन के नाम पे। दोनों बहन मतलब अजय शाह का वाइफ और सुप्रभात लाला का वाइफ के नाम। और ये कंपनी ये सारा ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुआ और ऑपरेशन इतना बढ़िया हुआ, इतना बड़ा स्केल में हुआ कि कहा जा रहा है ये कि हर रोज 100 करोड़ रुपया का यहाँ पे प्रॉफिट होता था। 100 करोड़ मतलब 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 बजे बाजार बंद होता है। 100 करोड़ जेब के अंदर। चीज को फील करिए, चीज का गहराइया फील करिए। 5 साल से ये चीज होता था और हो रहा था। और इसी बीच देखिए इस तरह का इतना बड़ा गेम का खबर तो धीरे धीरे फैलता ही है। इसी तरीके से ये खबर फैलते फैलते पहुंच गया है अपना मैडम जी के पास। मैडम जी आप लोग समझ लीजिए। अब मैडम जी जब सुने तो मैडम जी कहे कि मेरा दामाद है राष्ट्रीय दामाद, मेरा दामाद कुछ कैसे नहीं पा सकता। तो दामाद जी को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया गया और यही चीज चलता गया 2014 का लास्ट या 2015 का शुरुआत का, मतलब पूरा 5 साल ये चीज चलता गया। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा करप्शन हुआ एनएससी को। मतलब इस तरह का दोहन हुआ एनएससी का सिस्टम का फ्लॉस का कि आप लोग पूछिए मत। मतलब ये अगर और चलता जाता तो शायद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज जैसा एक स्टॉक एक्सचेंज ही बिखर जाता। लेकिन हम लोगों का किस्मत अच्छा है कि इस तरह का कुछ चीज हुआ नहीं। लेकिन इसके बाद भी चीज फुलफिल नहीं हुआ। यहाँ पे जिसने इसको लेके बाजार में पहली बार इंफॉर्मेशन मतलब उठाया था, मतलब जिसको हम लोग विसल ब्लोअर कहते हैं, उसके अगेंस्ट में ही एनएससी 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस किया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट उसके केस को डिसमिस करते हुए एनएससी को ही 50 लाख का पेनल्टी लगा दिया। आज के तारीख में ये केस सीबीआई के हाथ में है। केस आगे जाके क्या होगा पता नहीं। ऑलरेडी के.पी. कृष्णन रिटायर हो गया है। चिदम्बरम जी का पॉलिटिकल करियर अगले 5-7 साल में तो कुछ होना नहीं है। लेकिन ये एक पुराना चीज़ है, लेकिन पुराना चीज़ होने के बावजूद इसका गहराइया बहुत है। मैं आज कहानी के माध्यम से जो जो चीज़ आप लोगों के साथ साझा किया, ये सारा चीज़ स्कैटर्ड वे में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ एक लोग मिल के सिस्टम का फायदा उठाया, सब कुछ मिल के यहाँ पे एक बहुत बड़ा घोटाला किया। जहाँ से ये समस्या पब्लिक के सामने आया, मतलब वही अपना हिमालयन बाबा जी, मतलब चित्रा रामाकृष्णन जी का जो वो सो कॉल्ड गुरु जी थे, वो आनंद सुब्रमण्यम यहाँ से कैसे आया। देखिए 2013 का 31 मार्च अपना रवि नारायण जी रिटायर्ड हो जाते एनएससी का सी, और उनके जगह पे वो चित्रा जी एज ए सीईओ आते। देखिए एनएससी का मैनुअल मतलब एचआर पॉलिसी कहते हैं 60 साल के अधिक उम्र में कोई किसी का सर्विस एक्सटेंशन नहीं होगा, तो इसीलिए रवि जी का सर्विस एक्सटेंशन नहीं किया गया। लेकिन चित्रा जी को कुर्सी में चाहते हुए या ना चाहते हुए तो मैं कह नहीं सकता,
चिदम्बरम जी दोबारा तब तक फिनांस मिनिस्टर बन गए थे, प्रणब मुखर्जी भारत का राष्ट्रपति होकर चले गए। चाहते हुए शायद ना चाहते हुए भी उनको बैठाना पड़ा, लेकिन भरोसा शायद पूरा नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके ऊपर नजर रखने के लिए शायद ये आनंद सुब्रमण्यम को बैकडोर से एनएससी में घुसाया गया, और यही पे शायद गलती हो गया। अगर ये आनंद सुब्रमण्यम नहीं आते तो शायद आज तक भी ये कहानी हम लोगों के सामने नहीं आती, क्योंकि जो चीज़ आज हम लोगों के सामने आ रहा है, तो ये चीज़ तो एक्चुअली एनएससी का भीतर का एम्प्लॉय लोगों का ही तो ऑब्जेक्शन था कि एचआर पॉलिसी को वायोलेट किया जा रहा है। इस तरह से किसी को कैसे एक बाहर से अचानक किसी व्यक्ति को लाके सीईओ बनाया जाता है, ये सब देखे ही वो लोग ने सेबी को कंप्लेंट किया था, और उसी का छानबीन होते 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 आज ये चीज़ यहाँ तक पहुँची। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आशा है आज आप लोगों को ये रोचक कहानी के माध्यम से बाजार में क्या क्या होता है या क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर एक क्लियर धारणा देना है। हमेशा याद रखिए, ये जंगल का राज है, थोड़ा संभल के रहें। धन्यवाद।